Good morning, class. I, Dr. Amandeep, welcome you all. So, students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि देश में इंडिया के अंदर हेल्थ की क्या पोजीशन है, हेल्थ का क्या सिस्टम है, कितने यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, कितने यहाँ डॉक्टर्स हैं और किस तरह हमने आज़ादी के बाद हेल्थ के अंदर लोगों को अच्छी हेल्थ देने में क्या हमारा योगदान रहा है और क्या ग्रोथ हुई है हेल्थ के अंदर। तो ये जो हेल्थ जो है वो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक इन डिटेल। देखिए, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। पहला है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग एनर्जी, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक देश के अंदर अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है तो इकोनॉमिक प्लस सोशल दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ठीक होने चाहिए। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, इंसानों से रिलेटेड होता है कि उस देश में रहने वाले लोगों की हेल्थ कैसी है और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो किसी देश में अगर खाली सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम ही आपने अच्छा कर रखा है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है बट वहाँ हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो वहाँ की जो देश की जो जनता है, देश के जो लोग हैं जिन्होंने काम करना है, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी अगर हेल्थ अगर उनकी अच्छी नहीं है तो वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक हेल्दी जो पर्सन होता है वही एफिशिएंटली और मेंटली अच्छे ढंग से काम कर सकता है, ज्यादा कुशलता पूर्वक काम कर सकता है। तो आज हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ का क्या मतलब है? जैसे कि हेल्थ की अपनी कोई परिभाषा नहीं होती। एक आदमी अगर बीमार नहीं है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो हेल्दी है। हेल्दी होने का मतलब एक अलग ही बात है। हेल्दी होने का मतलब ये है कि वो उसका साउंड फिजिकल और मेंटल स्टेट होनी चाहिए, उसकी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए, हम उसको हेल्दी कहेंगे। अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। हेल्दी होने का मतलब एक पॉजिटिव बात है। अगर कोई आदमी हेल्दी है तो इसका क्या मतलब है? हेल्दी होने का मतलब है कि वो आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। और आपको भी पता है हेल्थ क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल मेंटल है ये, सॉरी, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो अगर कोई एक आदमी सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी एक कंप्लीट अवस्था में है, एक ऐसी अवस्था में है जो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो हम उसको हेल्दी मानेंगे। अब देखिए, गुड हेल्थ जो है वो काफी अच्छी मानी जाती है, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है। एक पर्सन की जो एबिलिटी है काम करने की वो डिपेंड करती है उसके हेल्दी होने पे। तो एक पर्सन एबिलिटी टू वर्क इन ए गुड क्वालिटी डिपेंड्स ऑन हिज हेल्थ। अगर आप अच्छे हो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है, हमने बहुत बार सुना है ये बात। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप काम अच्छे ढंग से करोगे, आप क्रिएटिव काम करोगे, काम को टाइम पे पूरा करोगे, जल्दी पूरा करोगे। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। और अगर आपकी अच्छी हेल्थ है तो इससे आपका क्या फर्क पड़ेगा? इससे आपकी ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, कुशलता है, उत्पादकता है और जो आपकी मेंटल वेलबींग है, मेंटल एबिलिटी है, वो बढ़ती है। तो एक देश के अंदर अगर हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है लोगों की, पॉपुलेशन की, तो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट का निशान है कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रही है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हमारे पास जो है ह्यूमंस ही हैं जो बाकी जो एलिमेंट है उनको यूज करते हैं। जैसे आपने मशीन को यूज करना है, सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो इनको यूज करने के लिए आपको इंसान चाहिए, आपको एम्प्लॉय चाहिए। और वो अगर एम्प्लॉय आपका अच्छा है, अगर उसकी हेल्थ अच्छी है, तो वो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा योगदान देगा। उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। तो जब ये बढ़ेगी तो वो ज्यादा उत्पादन कर पाएगा, नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए आइडियाज ले पाएगा।
तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि हेल्थ जो है किसी भी देश के नागरिक के लिए, और एक देश को अपने नागरिक की हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए ताकि अल्टीमेटली वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर पाए। अब बात करते हैं कि आज़ादी के बाद हेल्थ सर्विसेज में क्या डेवलपमेंट आई है। देखिए, हमने जो प्लान्ड डेवलपमेंट शुरू की थी 5 ईयर प्लान, उसमें बहुत ज़्यादा हमने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया है। तो हम देखते हैं कि किस किस तरह की हमारे को अचीवमेंट मिली है। सबसे पहला, हमारी जो डेथ रेट है, मृत्यु दर जो है वो बहुत ही कम हुई है। पहले जो हमारी मृत्यु दर जो थी 1951 के अंदर पर 1000 लोगों के अंदर 30 पर 1000 था। 1000 लोगों के पीछे लगभग 30 लोगों की मृत्यु होती थी। अब अगर हम बात करें लेटेस्ट 2016 का जो डेटा है हमारे पास, उसके हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ 6.2 पर 1000 रह गई है। तो पहले जहां 1000 लोगों पे 30 लोग मर रहे थे, अब 1000 लोगों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 6.4 लोगों की मृत्यु होती है। तो इट्स ए वेरी गुड साइन कि हमने डेथ के ऊपर काबू पाया है, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि ये जो छोटे शिशु मृत्यु दर जो होती है, छोटे बच्चों की जो मृत्यु दर है, उसको हम लगभग कह सकते हैं कि 0 से लेके 1 साल तक के बच्चों की एज जो डेथ है, वो बहुत ज्यादा हमने उसमें सुधार किया है। पहले जहां पे 1951 में ये जो डेथ रेट थी वो 146 पर 1000 थी, अब 2016 का जो हमारा डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ 34 रह गया है। आज भी ये बहुत ज्यादा है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज का देखोगे तो वहां पे सिर्फ आपको 0 से लेकर 10 तक ही मिलेगा। ये जापान के अंदर बहुत कम है, अमेरिका में बहुत कम है। तो फिर भी हमने 1951 के मुकाबले अब सिर्फ 1000 के पीछे 34 की डेथ होती है छोटे बच्चों की, 1 साल से कम बच्चों की। बट फिर भी अभी ये बहुत ज्यादा है, अभी भी हम उतना सुधार नहीं कर पाए हैं। गांव के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, गरीबी है, बट फिर भी हमने इसमें काफी ज्यादा सुधार किया है। नेक्स्ट है आपका राइज इन एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, कि एवरेजली लोगों की लाइफ जो है और लोगों की उम्र कितनी बड़ी है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले जहाँ पे 1951 में हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो एवरेज जो एज थी हमारी 50 ईयर्स थी, कि 50 साल के आसपास ही मृत्यु हो जाती थी। और अब अगर हम देखें 2013 में, तो ये लगभग 67.5 ईयर्स हो गई है। लगभग 68 साल की उम्र एवरेज हमने देखी है अभी। तो ये बहुत अच्छा साइन है। फॉरेन के मुकाबले अभी भी बहुत कम है। फॉरेन में अगर आप देखोगे तो एवरेज एज जो है वो 80 to 85, जापान में तो लगभग 85 से भी ऊपर उनकी एवरेज एज है। बट फिर भी इंडिया में हमने काफी सुधार किया है। इट इज ए गुड साइन कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हुई है। कंट्रोल ओवर डेडली डिसीजेज, देखिए कुछ ऐसी बहुत ही डेडली डिसीजेज थी, ऐसी बीमारियां जिनसे जान जाने का खतरा था बहुत ज्यादा। जैसे कि हम टीबी की बात करें, जैसे कि हम कोलेरा की बात करें, स्मॉल पॉक्स जिसको हम माता बोलते थे, या चेहरे पे चेचक जिसको हम बोलते थे, तो टीबी है, स्मॉल पॉक्स है, कॉलेरा है, इन सब डेडली डिसीजेस पे हमने काबू पाया है। अब ये अंडर कंट्रोल है, तो ये भी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। दूसरा, अगर हम पोलियो की बात करें तो उसके में भी बहुत ज्यादा हमने अचीवमेंट हासिल की है। रिडक्शन इज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, 0 से लेकर के 5 साल के बच्चों की जो मौत होती है उस रेट में भी हमने काफी सुधार किया है। जहाँ पे 2011 में ये रेट जो थी वो 55 पर 1000 थी, और 2016 में हमने इसको कम करके 39 पर 1000 पे ला दिया है। तो ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है कि हम लोग और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ में केयर में कर रहे हैं, जिससे कि 55 पर 1000 से हम 39 पर 1000 पे आ गए हैं। तो ये सब इंडिकेटर बताते हैं कि हम लोग अच्छा अचीवमेंट हमने हेल्थ के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसको हम टेबल के हिसाब से समझेंगे कि 1951 की तुलना में 2011 में कितना ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज में सुधार हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो कितनी ज़्यादा हुई हैं। तो इस डेटा से हम लोग देख सकते हैं कि जो आपकी डिस्पेंसरीज हैं वो
1951 में जहां सिर्फ 9209 डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स थे हमारे पास सारे, 2011 का जो डेटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली लगभग देश में 2011 में 38,332 डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स हमने खोल रखे थे। अगर हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें, जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये सिर्फ 725 थे 1951 में। आज इनकी संख्या 1,76,820 है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमने बहुत ज़्यादा इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर एक्सपेंशन किया है, कि कंप्लीट हमने एक किस्म से रेवोल्यूशन ही आ गया है। इतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम नंबर ऑफ बेड्स की बात करें हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है, तो 1951 में 1,17,178 हमारे पास बेड्स थे। आज लगभग ये 2011 के अकॉर्डिंग 9,50,000 बेड्स हमारे पास हैं। डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो 61,840 डॉक्टर्स थे हमारे पास। आज लगभग इनकी संख्या 2011 के डाटा के हिसाब से 9,22,177 हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमने हेल्थ सर्विसेज काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करवाई है। नंबर ऑफ नर्सेज की बात करें तो नर्सेज अराउंड 18,000 थी 1951 में। अब लगभग 19 लाख के करीब नर्सेज हैं हमारे पास। अगर हम नंबर ऑफ डॉक्टर्स की बात करें पर 10,000 पॉपुलेशन, कि 10,000 लोगों के पीछे कितने डॉक्टर थे, तो 1950-11 में सिर्फ 1.7 था। अब लगभग 7.6, लगभग 8 डॉक्टर के करीब हमारे पास 10,000 पॉपुलेशन के पीछे है। तो ये जो डेटा है ये इंडिकेट करता है कि इंडिया ने हेल्थ सर्विसेज के मामले में अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। नेक्स्ट है आपका चैलेंजेस क्या क्या है हेल्थ के मामले में। अभी तक हमने जो बातें की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की कि हमने इतनी डेवलपमेंट कर दी, इतना कुछ कर दिया, बट कुछ इश्यूज भी हैं। देखिए, हमने जो 5 ईयर प्लान्स बनाए थे उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे को हेल्थ के क्षेत्र में देखने को मिले हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम कह सकते हैं कि हमने बड़े ही गौरव से हम कह सकते हैं कि हमारी जो डेथ रेट है वो काफी नीचे हो गई है। अब हम लगभग 68 ईयर्स हमारी जो है एवरेज, हमारी जो एज बढ़ गई है। बर्थ रेट हमारी जो थी वो भी हमारी कम हुई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमारी कम हुई है, और हमारी जो जीने की जो एवरेज एज है वो बढ़ी है। और कुछ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं उनको हमने जड़ से मिटाया है, जैसे कि पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, इसके अलावा कॉलरा है, टीबी है। बट फिर भी हम कह सकते हैं कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है करने को, और वो हमारे लिए एक चैलेंज का काम है। तो देखते हैं वो क्या क्या बातें हैं जिसकी वजह से हमारे को चैलेंजेस आ रहे हैं। पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए, हम जो बात करते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स की, बढ़िया हॉस्पिटल्स की, बढ़िया डॉक्टर्स की, तो उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। वो बड़े बड़े शहरों में ही है। गाँव के अंदर, छोटे शहरों में आपको अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको राजधानी में या देश की राजधानी के अंदर जाना पड़ेगा, चंडीगढ़, या फिर आपको दिल्ली, या फिर बड़े बड़े शहर हैं, जयपुर है, लखनऊ है, कानपुर है, बड़े बड़े शहरों में ही आपको देखने को मिलेगा। छोटे शहरों में और गांव के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी नहीं है। स्प्रेड ऑफ डिसीजेज, देखिए अभी भी अगर हम आज हम बात कर रहे हैं, इसमें देखिए कोरोना है, इसके अलावा और नई नई डिसीजेज, अभी ओमिक्रॉन चल रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें एड्स की बात करें, HIV की बात करें, तो ये नई नई बीमारियां हमें आ रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। इवन तक कि कैंसर हम देख रहे हैं, इसका भी कोई ज्यादा इलाज नहीं है। इसके अलावा सार्स है, अब कोरोना है। तो ये सब नई नई बीमारियां जो आ रही हैं, ये जो है, ये अपने जो है, इसको अभी भी बहुत ज्यादा सोसाइटी के लिए ये प्रॉब्लम है। इसको ठीक करना डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, और हमें भी सावधानी रखने की जरूरत है। तीसरा, पुअर मैनेजमेंट। देखिए, जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जितने भी सेंटर्स के अंदर, उनके अंदर बड़ी ही मिसमैच है। एक तो पहली प्रॉब्लम तो क्या है कि जो हेल्थ के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, रूरल एरियाज के अंदर उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा उनको ट्रेनिंग नहीं दी हुई है, मैनेजमेंट उनकी अच्छी नहीं है।
इसीलिए क्या होता है कि जब भी आप रूरल एरियाज के अंदर जाओगे, रूरल एरियाज के अंदर छोटी मोटी अगर कोई बीमारी है वो तो ये डॉक्टर ठीक कर देंगे, नर्सेज जो है ठीक कर देंगी। अदरवाइज आपको अर्बन एरिया में शिफ्ट होना पड़ेगा तुरंत ही, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर फैसिलिटी नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उनको ट्रेनिंग अच्छी नहीं दी गई है, उनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। और दूसरा, जो लोग गांव के अंदर या छोटे शहरों में आपने देखा होगा, जो पुअर लोग होते हैं, पुअर पीपल जो है, इन लोगों को कोई ध्यान नहीं देता इनके ऊपर। ये अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो इनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है गवर्नमेंट का, कोई कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी कुछ भी सफाई नहीं है। तो मिस अप्रोप्रिएशन है फंड्स का, मेडिसिन का, अदर फैसिलिटीज का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये बड़ी दिक्कतें हैं। अभी हालांकि काफी सुधार हुआ है, बट फिर भी उतना जितना जितने अच्छे ढंग से प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफी दिक्कत है। और इसी दिक्कत की वजह से जो गरीब आदमी है वो बड़ा परेशान होता है हॉस्पिटल में जाकर के। फिर प्राइवेटाइजेशन, देखिए गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, और प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह लेते जा रहे हैं। आप खुद अगर अगर आपकी जेब में 4 पैसे हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर भागते हो, आप अवॉइड करते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। और दूसरा ये कि हेल्थ केयर जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है, और हमारे जो लाखों गरीब लोग हैं उनकी पहुंच से दूर हो रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो फीस बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, ये भी एक बहुत दिक्कत की बात है। तो गवर्नमेंट को इस पे एक लगाम लगानी चाहिए, उनके रेट्स डिसाइड करने चाहिए। और प्राइवेट गवर्नमेंट को चाहिए कि खुद इतनी अच्छी फैसिलिटी दें कि लोग प्राइवेटाइज हॉस्पिटल के अंदर ना जाएं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट करे, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट लेके आए, रिसर्च करे, लोगों को प्रोत्साहित करे। हालांकि गवर्नमेंट बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रही है, अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट्स की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं। और कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कंप्लेंट कीजिए, इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। कि गवर्नमेंट ने तो पूरी फैसिलिटीज दी हुई है, ये लोगों की अवेयरनेस की बात है कि लोग शिकायत नहीं करते या लोग इस पंगे में पड़ना नहीं चाहते। बट प्राइवेटाइज हॉस्पिटल भी अच्छे हैं, उनकी अपनी एक भूमिका है। बट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाहिए कि गवर्नमेंट अपने आप को सुधारे, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे कोई कमेंट करे। बट हाँ ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल अगर ज्यादा है तो गरीब आदमी उनमें इलाज नहीं करवा पाएगा। गरीब गरीब क्यों है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि वो गरीब ना रहे, और लोगों को अमीर बनाने का गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी पे कमेंट किया जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए। होने चाहिए, गवर्नमेंट भी होने चाहिए, प्राइवेट भी होने चाहिए। गवर्नमेंट भी अच्छे होने चाहिए, प्राइवेट भी अच्छे होने चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक हॉस्पिटल। ये तो जग जाहिर बात है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, उनमें सफाई की, साफ पानी की, हाइजीन सिचुएशंस की, सफाई की बहुत ही व्यवस्था नहीं होती है। वो जो उनके बेड्स होते हैं, उनके ऊपर चादरें बिछी हुई हैं, उनको कंबल देते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पुराने होते हैं। गवर्नमेंट के जो स्टाफ है, नर्सिज हैं, वो बहुत ही, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, और जो मेंटेन करके नहीं रखते हैं। सफाई आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। पुअर सैनिटाइजेशन होता है, जिसकी वजह से काफी बीमारियां भी फैलती हैं। एक एक बेड के ऊपर दो दो लोग आपको बैठे मिलेंगे, एक छोटे से कमरे में आपको 10-10 मरीज बैठे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो पब्लिक हॉस्पिटल को अवॉइड करते हैं। तो ये सारे हमारे आगे चैलेंजेस हैं और हमें इनको दूर करना है। अगर आज भी हम देखें तो यूएसए जो है वो अपनी जीडीपी का 15% मेडिकल फैसिलिटीज पे लगाता है। इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2%। तो ये फर्क है, देखो ये फर्क इसलिए है क्योंकि वो लोग इतना ध्यान रखते हैं। वो किसी अमेरिका में अगर आप देखोगे तो सब कुछ आपको मेडिकल फैसिलिटीज फ्री मिलेंगी। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका के डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं कि वो आपको मरने नहीं देंगे। मरने का मतलब कि बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे यम देवता को आपको ले जाने के लिए। और हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि डेंगू से आदमी मर रहा है, मलेरिया से मर रहा है, छोटी छोटी बीमारियों से आदमी, फैसिलिटी नहीं है इसलिए वो मर रहा है जल्दी। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस है हमारे पास कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, प्राइवेटाइज ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, फैसिलिटी अच्छी नहीं है, मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, और सारे सारी जगहों पे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, ये सिर्फ बड़े बड़े शहरों में अच्छे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।